आप सभी को गुड इवनिंग। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य में हम आदिकाल हमारा चल रहा था। कल हमने आदिकाल में प्रथम क्या है इसके बारे में पढ़ा। आज हम आदिकालीन साहित्य का विभाजन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बिना किसी देरी किए हुए फालतू की बातों पे हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, तो सीधी चर्चा करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो आदिकाल का विभाजन है वो 4 तरीके से करते हैं। रासो साहित्य जिसके अंदर चारण साहित्य आता है। दूसरा है रास साहित्य जिसमें जैन साहित्य आता है। तीसरा सिद्ध साहित्य जिसे हम बौद्ध साहित्य कहते हैं। चौथा है नाथ साहित्य जिसे हम शैव साहित्य कहते हैं। यानी आदिकाल का हम विभाजन पढ़ रहे हैं। आदिकाल का विभाजन पढ़ रहे हैं और आदिकाल में हमने 4 तरीके से बांट करके पढ़ेंगे। पहला है रासो साहित्य। एक प्रश्न रासो साहित्य से फिक्स है, निश्चित रूप से आता है, जिससे हम चारण साहित्य कहते हैं। दूसरा है रास साहित्य, जैन साहित्य कहेंगे। तीसरा है सिद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य कहेंगे। चौथा है नाथ साहित्य जिसे हम शैव साहित्य कहेंगे। महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चारों आदिकालीन साहित्यों में केवल रासो साहित्य को ही माना है। बाकी तीनों यानी रास, सिद्ध और नाथ साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कह करके पुकारा है। यह प्रश्न आया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कह करके पुकारा है। महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए ये क्लास। जिसके हिंदी साहित्य लगता हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है कि आदिकालीन साहित्य में कुछ ऐसी रचनाएं मिलती हैं आदिकालीन साहित्य में कुछ ऐसी रचनाएं भी मिलती हैं जिनका इन चारों यानी रासो, रास, सिद्ध और नाथ से कोई संबंध नहीं पाया जाता। उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने फुटकर रचनाएं और डॉक्टर नगेंद्र जी ने आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य नाम से संबोधित किया है। प्रश्न आया था कि डॉक्टर नगेंद्र ने किसे आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य कहा है। अब हम पढ़ेंगे। पहला, हमने आदिकाल को 4 रूप में विभाजित किया था, रासो, रास साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। तो हम पढ़ेंगे पहला रास साहित्य जिसमें चारण साहित्य आता है। रासो साहित्य हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य का रूप है जिसमें अधिकांशतः वीर गाथात्मक रचनाएं मिलती है। रासो साहित्य के अंदर वीर रचनाएं मिलेंगी। पृथ्वीराज रासो इस काल की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पृथ्वीराज रासो है वो रास साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है, वो मानी जाती है। रासो साहित्य चारण परंपरा से संबंधित है। जो डिंगल भाषा पूछी गई थी, बहुत हर एग्जाम में लगभग पूछी जाती है कि रासो या तो रासो साहित्य के रचनाकार कौन है, या इसकी भाषा क्या है, या इसका वर्ण विषय क्या है, किसके लिए लिखी गई है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। डिंगल भाषा में लिखी गई। अब रासो साहित्य में 3 प्रकार की प्रवृत्तियां मिलती हैं, यह महत्वपूर्ण है। इसमें हमारा जो सिलेबस है उसमें साफ साफ लिखा है कि आदिकाल की काव्य धाराएं और प्रवृत्तियां, प्रमुख रचना और रचनाकार। तो प्रवृत्तियां है वो 3 प्रवृत्तियां मिलती हैं। पहली है वीर गाथात्मक प्रवृत्ति जिसमें बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो यह ग्रंथ आते हैं। वीर गाथात्मक के अंदर यानी वीर गाथाएं आएंगी जिसके अंदर। दूसरी है
धार्मिकता यानी धर्म से संबंधित जिसमें भरतेश्वर बाहुबली का ग्रंथ है वो आता है। तीसरा है श्रृंगार प्रकृति यानी श्रृंगारिकता जिसमें संदेश राशक है वो आता है इसमें। तो ये प्रवृत्तियां हैं, ये हमें याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम पढ़ेंगे रासो से संबंधित। तो रासो शब्द की उत्पत्ति है वो किस से संबंधित हुई, प्रमुख विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया। तो आज हम रासो से संबंधित पढ़ेंगे। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप सभी को मैं समझाने वाला हूँ। तो हम पढ़ते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न विद्वानों के मत क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति बिसलदेव रासो में प्रयुक्त रसायन से मानी है, शब्द से मानी है। और उन्होंने एक पंक्ति प्रस्तुत की है कि 1272 मसारी जेठ बदी नवमी बुधवारी। 1272 मसारी जेठ बधी नवमी बुधवारी नालह रसायन आरंभंट शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। दूसरा पॉइंट है वह है कि गारसा दत्तासी के अनुसार, दूसरे वैज्ञानिक हैं गारसा दत्तासी है, वो रासो शब्द की उत्पत्ति है वो राजसूय शब्द से मानते हैं। किससे मानते हैं? राजसूय शब्द से मानते हैं। तीसरे वैज्ञानिक है डॉक्टर मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार रासो शब्द का अर्थ है वो कथा होता है जिसका एक वचन तो रासो और बहुवचन रासा माना जाता है। तो मुंशी प्रसाद के अनुसार रासो शब्द का अर्थ कथा होता है, एक वचन के लिए इन्होंने रासो और बहुवचन के लिए रासा शब्द का प्रयोग किया है। चौथा है डॉक्टर रामचंद्र वर्मा के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। पांचवें हैं डॉक्टर गौरीचंद ओझा के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति है संस्कृत के रास से इन्होंने मानी है कि संस्कृत का रास है उससे रासो शब्द की उत्पत्ति है। गौरीशंकर हिरानंद ओझा ने माना है। अगला है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रासक शब्द से हुई है। सातवां है डॉक्टर मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति है वो संस्कृत के रास या रासक से हुई है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और चंद्रावली पांडे के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है। डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री और बंदेश्वरी पाठक के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति राजवंश से शब्द से हुई है। और 10वां है कि नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक शब्द से हुई है। आपको एक जगह रासो शब्द से संबंधित वैज्ञानिकों के मत है वो एक जगह नहीं मिलेंगे इतने। तो मैं आप सभी के 10 पॉइंट एक साथ लेकर के आया हूँ। रासो साहित्य से विशेषताएं क्या है? रासो साहित्य चारण और भाट कवियों के द्वारा, ध्यान रखना है, चारण और भाट कवियों के द्वारा अपने आश्रयदाताओं को अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने के लिए लिखा गया। अतिशयोक्ति का मतलब बढ़ा चढ़ा करके, बाल का बहुत बड़ा प्राकृतिक रूप देकर के बहुत बड़ी प्रशंसा की गई है, उसे हम रासो या रास कहते हैं। दूसरी विशेषता है कि रासो साहित्य में वीर गाथात्मक रचनाओं का अधिक प्रयोग। वीर रस राजाओं को प्रसन्न करने के लिए, राजाओं के अंदर जोश उत्पन्न करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए वीर रस का प्रयोग किया गया। अगला पॉइंट है कि रासो साहित्य में युद्ध और प्रेम प्रसंगों का वर्णन मिलता है। युद्ध और प्रेम प्रसंगों का वर्णन है वो रासो साहित्य में मिलता है। चौथा पॉइंट है रासो साहित्य में वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। अगला पॉइंट है कि रासो साहित्य में
तात्कालीन सामंती व्यवस्था की संपूर्ण झलक मिलती है। महत्वपूर्ण है उस समय की जो सामंती व्यवस्था है, उस समय शासन था, उसकी जो सामंतिक व्यवस्था क्या चलती थी उसकी झलक मिलती है। छठा है कि राजस्व साहित्य में डिंगल और पिंगल दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया है। राजस्व साहित्य में ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पनाओं के द्वारा तो भरा पड़ा है राजस्व साहित्य, तो समावेश मिलता है। राजस्व साहित्य में चारणों की संकुचित राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि राजस्व साहित्य के जो कवि थे, जो चारण, जो कविता लिखते थे, वो सिर्फ एक राजा से संबंधित थे, एक राजा एक सीमित एरिया से संबंधित थे, तो संकुचित राष्ट्रीय भावना तो मिलेगी, सिर्फ अपने तक सीमित थे, पूरे राष्ट्र की नहीं सोचते थे। अगला है, राजस्व साहित्य में अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है या वर्णन मिलता है। राजस्व साहित्य में प्रयुक्त रचनाओं की प्रामाणिकता है वो संदिग्ध मानी गई है और अर्ध प्रमाणिक मानी गई है। अब राजस्व साहित्य में कौन कौन से रचनाएं लिखी गई थी, वो कौन सी हैं, उसके ऊपर हम एक नज़र कर लेते हैं। पहली यानी रचना पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। सात गए और सात आए ना मित्र। अगली है बिसलदेव रासो 20 नर, इन नरपति नाल है, इसको मैं चुटकियों में याद करवा दूंगा आपको। परमाल रासो जगनिक, हमीर रासो सारंगधर, खुमान रासो दलपति विजय, और विजय कौन पाते हैं? नल। विजयपाल रासो यानी नल सिंह हैं। बुद्धि है वो जल्हन के रूप में होती है, बुद्धि रासो है वो जल्हन। तो आगे की हम कल पढ़ेंगे, एक एक रचनाओं से संबंधित धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे। कल की हमारी जो क्लास होगी वो पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय से संबंधित, इससे बिसलदेव रासो नरपति नाल है, यानी ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो कल हम पढ़ेंगे रचनाओं से संबंधित। तो आज हमने पढ़ा है वो जो रासो साहित्य है, यानी आदिकालीन साहित्य को हम विभाजन किया 4 रूप से। रासो साहित्य जिसको चारण साहित्य भी कहते हैं, रास साहित्य जिसको हम जैन साहित्य कहते हैं, सिद्ध साहित्य जिसे हम बौद्ध साहित्य कहते हैं, और नाथ साहित्य जिसे हम शैव साहित्य कहते हैं। और ये आया हुआ प्रश्न है कि सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर के किसको और किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन चारों आदिकालीन साहित्यों में केवल रासो यानी पहले को माना है, और सभी को, तीनों को, रास, सिद्ध और नाथ, इन तीनों को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर के पुकारा है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। उसके बाद डॉक्टर यानी कुछ रचना, इनके अलावा रचनाएं भी मिलती हैं, संबंधित नहीं पाया जाता उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फुटकर रचनाएं और डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकालीन स्वतंत्र रचनाएं, स्वतंत्र साहित्य के नाम से पुकारा है। उसके बाद हम रासो साहित्य से संबंधित पढ़ा, रासो साहित्य को विस्तार पूर्वक से पढ़ लिया कि इसमें कितनी तो भाषा कौन सी है। डिंगल है, 3 प्रकार की प्रवृत्तियाँ मिलती है। वीर गाथात्मक प्रवृत्ति जिसमें बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल है, ये प्रमुख रचनाएं आती हैं। दूसरी धार्मिकता है जिसमें धर्म से संबंधित है, भरतेश्वर बाहुबली। तीसरी श्रृंगारिकता है जिसमें संदेश रासक आता है। उसके बाद हमने पृथ्वीराज रासो की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न विद्वानों के मत, हमने 10 वैज्ञानिकों के मत है वो पढ़ा, अलग अलग ने अलग अलग कहा। उसके बाद हमने हिंदी रासो साहित्य की विशेषता पढ़ी है। तो कल हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो जो रचनाएं हैं, रासो से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं उनसे संबंधित हमारी क्लास होगी। तो आज हम यहीं तक आगे की चर्चा करेंगे कल यानी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।